Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो एनडीओ सीरीज़ का जो हमारा सीरीज़ चल रहा था साइंस का, उसमें फ़िज़िक्स का आज ये सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक नया टर्म पढ़ेंगे जिसे कहते हैं वर्क फंक्शन। और देखिए, फिजिक्स ख़त्म होने को आ रहा है। अगर आपने अभी तक सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर को मैंने बहुत डिटेल में कराया है। और साथ ही साथ उनमें जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है उनको भी मैंने करवाते मैं चला हूँ। तो चलिए आज समझते हैं डुअल नेचर को। यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन देखिए क्या होता है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम मेटल सर्फेस। मान लीजिए कि ये एक मेटल सर्फेस है, कोई भी मेटल सर्फेस हो सकता है, कॉपर ले लो, आयरन ले लो, कुछ भी। तो मैंने इसके मेटल के सर्फेस के पास अपना कुछ इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने क्या करा, मैंने इस मेटल सरफेस को लाइट दिया, फोटोन से एक एनर्जी दिया। तो ये एनर्जी पाने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकल के चले आए। तो जो मिनिमम एनर्जी मैं इस इलेक्ट्रॉन को दूंगा, एक मैं मिनिमम एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दूंगा कि जिस पे जाकर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अगर उस एनर्जी से कम एनर्जी दे दूं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, और अगर ज़्यादा एनर्जी दे दूं तो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा और उसके पास कुछ अपना एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। वो बात की बात है, मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। एन इलेक्ट्रॉन मे नॉट कम आउट इवन आफ्टर हैविंग द एनर्जी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ड्यू टू इंटरनल कोलिजन। मतलब अगर आप ज़्यादा भी दे दो तो ये बाहर नहीं आएगा, वैसे नॉर्मली आ जाता है और आने के बाद उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा दे दो तो आपस में आजू बाजू वाले इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा जाएंगे और ये बाहर नहीं आएगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि आप आजू बाजू वाले इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड कर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं भी आ सकता है। तो ये देखिए, यहाँ से सनलाइट से एनर्जी दिया जा रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जा रहे हैं, और ज़्यादा अगर दे दूंगा तो ये आपस में कोलाइड कर जाएंगे और बाहर नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स का वर्क फंक्शन दिया गया है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मगर आपको सुन के रखना होगा जरूर। मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सीजियम। सबसे मुश्किल कहाँ से होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो सबसे मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना सीजियम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ से। और सबसे आसान कहाँ से होता है निकालना, तो प्लेटिनम से। प्लेटिनम की जो वर्क फंक्शन होती है वो बहुत ही कम होती है सभी से, और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सबसे ज़्यादा सीजियम की होती है। यहाँ पर देखिए अलग अलग मेटल्स के वर्क फंक्शन दिए गए हैं। सीजियम को निकालने के लिए आपको वर्क फंक्शन देना होगा 1.2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको वर्क फंक्शन देना होगा। और यहीं आप अगर पैलेडियम को निकालना चाहो, लेड को निकालना चाहो सॉरी, तो आपको 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन देना होगा। ये अलग अलग एलिमेंट के वर्क फंक्शन है, ठीक है। देखिए एल्यूमिनियम को दिया गया है, सभी को यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला गया है वे ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। देखिए, रिमूविंग इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है हीट या थर्मियोनिक, दूसरा है लाइट या फोटो इलेक्ट्रिक, और एक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस 3 रास्तों से हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। हम जो पढ़ेंगे आज यहाँ पर, हमारा टॉपिक होगा फोटो इलेक्ट्रिक। तो वाट एवर बी द प्रोसेस ऑफ एनर्जी इक्वल टू द वर्क फंक्शन इज रिक्वायर्ड। आप चाहे किसी भी प्रोसेस से जाओ, इस प्रोसेस से जाओ, इस प्रोसेस से जाओ, या फिर इस प्रोसेस से जाओ, जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो वर्क फंक्शन के बराबर होगी। वर्क फंक्शन से कम देने से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर हम समझते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या, कि आपने फोटोन दिया, आपने सनलाइट या किसी भी एक लाइट के सोर्स से इलेक्ट्रॉन दिया और उसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। तो आपने क्या किया, जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में दिया, तो आपने एनर्जी लाइट के फॉर्म में दिया, इसलिए उसको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पैरामीटर क्या है, फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ इंसिडेंस लाइट। तो जो एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, hc/λ, या फिर आप कह सकते हो एनर्जी इज इक्वल टू h टाइम न्यू। तो यहाँ पर आप देखो कि जो एनर्जी है ये h कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये c कांस्टेंट है, लाइट स्पीड ऑफ लाइट जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या रहा, ये लेमडा वेरिएबल रहा जो कि वेवलेंथ है, और यहाँ पर भी क्या वेरिएबल रहा, तो ये न्यू वेरिएबल रहा जो कि फ्रीक्वेंसी है। तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी होती है लाइट की एनर्जी, वो डिपेंड करता है उसके वेवलेंथ पे और उसके फ्रीक्वेंसी पे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि फ्रीक्वेंसी ही है जो एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ लाइट, और इंटेंसिटी क्या है,
कि कितना अमाउंट में लाइट आया उसे हम इंटेंसिटी से मापते हैं। हायर इंटेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा। हायर इंटेंसिटी का मतलब ये नहीं होता है कि उसकी एनर्जी ज़्यादा हो या फिर उसका वेवलेंथ ज़्यादा हो। हायर इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ़ फोटोन्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। अच्छा, कलेक्टर पोटेंशियल क्या होता है? कलेक्टर पोटेंशियल यूज टू कलेक्ट इमिटेड इलेक्ट्रॉन, इट इज़ केप्ट पॉजिटिव सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी कलेक्टेड। क्या बोला गया? कलेक्टर पोटेंशियल क्या होता है? एक नॉर्मल एक पोटेंशियल एनर्जी होता है या पोटेंशियल होता है जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेते हैं। और मेनली ये पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो ये इसको आराम से होल्ड कर पाएंगे, वो होता है कलेक्टर पोटेंशियल। अब हम समझेंगे आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है। बेस्ड ऑन द पार्टिकल नेचर फोटोन ऑफ लाइट, उसके ऊपर एनर्जी सप्लाइड और वर्क फंक्शन। मतलब क्या बोला आइंस्टाइन ने कि मान लीजिए आपने यहाँ पर एक मेटल का सरफेस है और इस मेटल सरफेस के पास अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस मेटल सरफेस के पास अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपने क्या करा, आपने इस एक इलेक्ट्रॉन को फोटोन की एक एनर्जी दी। आपने एक इलेक्ट्रॉन को फोटोन की एक एनर्जी दी h न्यू, मैं मानता हूँ h न्यू दिया आपने। तो इससे ये फोटोन, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो कुछ इसने ऑब्जर्व कि जिसने एब्जॉर्ब कर लिया, इलेक्ट्रॉन ने कुछ एब्जॉर्ब कर लिया वर्क फंक्शन के रूप में। और जो एनर्जी आपने एक्स्ट्रा दे दिया वो इसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई। वो इसकी क्या बन गई? काइनेटिक एनर्जी। और उसी काइनेटिक एनर्जी के लिए इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ वेलोसिटी आ गया, तो वो क्या बन गई? इसकी काइनेटिक एनर्जी। और उसी काइनेटिक एनर्जी के लिए कुछ मतलब उसका वेलोसिटी आ गया। तो देखिए एनर्जी जो है वो क्या है? एनर्जी है, मैं बोलता हूँ कि फोटोन का जो एनर्जी है वो क्या है कि आपने वर्क फंक्शन उसी से मिला और साथ ही साथ कुछ एनर्जी भी उसको वहीं से मिला। तो एनर्जी मैंने क्या बोला? h न्यू, वर्क फंक्शन जो उसने ऑब्जर्व कर लिया, और काइनेटिक एनर्जी जो कि एक्स्ट्रा एनर्जी को उसने काम में लगाया। तो ये एक फॉर्मूला बन के निकला हमारा कि h न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो कि आपको याद रखने हैं। आप अगर चाहो तो इस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो आप यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस करोगे तो ये होगा h न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ mv ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। और अगर हम चाहें तो इस वर्क फंक्शन को रिप्लेस कर सकते हैं। वर्क फंक्शन भी होता है h न्यू नॉट। इसका मतलब क्या? आप ऐसे कर सकते हो h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये न्यू नॉट क्या है? ये है मतलब जैसे वर्क फंक्शन W था वैसे ही ये क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसे हम लोग। इस न्यू नोट को हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो उस अगर मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए लाइट की, वरना जो इलेक्ट्रॉन को आप निकालना चाह रहे हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, वो इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस से बाहर ही नहीं आएगा। तो मिनिमम इतनी एनर्जी उसकी होनी चाहिए तभी वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। मैं यहाँ पर मैंने बहुत सारे इक्वेशंस लिख दिए हैं, आपको याद रखना है जो इक्वेशन, मैं उसको अच्छे से मार्क कर देता हूँ। आपको सिर्फ ये वाला इक्वेशन ही याद रखना है, और आप साथ ही साथ चाहो तो इसको भी याद रख सकते हो एक्स्ट्रा के लिए, और आप इसको भी याद रख सकते हो एक्स्ट्रा के लिए। ये तीन इक्वेशन से आपको याद रखने हैं। मैं क्या करता हूँ, इन लोगों को तीनों को एक ब्लैंक पेज में यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा समझा देता हूँ कि इसी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को आपको अच्छे से मैथमेटिकली एक बार और समझा देता हूँ। देखिए मैंने क्या बोला कि आपने जो एक मेटल का सरफेस है उसके पास खुद के कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, और आप क्या कर रहे हो, आप इसको एनर्जी दे करके इन इलेक्ट्रॉन्स को उनके ऑर्बिट से बाहर निकाल दे रहे हो। तो आपने जो एनर्जी दिया, मान लेता हूँ एनर्जी E है, और इसने कुछ वर्क फंक्शन के रूप में एब्जॉर्ब कर लिया, और जो ये निकले इसके भी कुछ एनर्जी होंगे जो कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के रूप में काम करेगा। तो आपने जो एनर्जी दिया वो क्या है? एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के रूप में ये कुछ काम कर रहा होगा। अब मैं क्या बोलता हूँ, इस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू दैट इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, और ये क्या हो जाएगा? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यहाँ से आप इसको रिप्लेस करो, h न्यू करो, इसको h न्यू नॉट करो प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इसे आप कर लो, और ये एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा हमारा। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो h/λ, क्योंकि मैंने ऊपर में बताया आपको कि जो एनर्जी होता है वो h/λ भी हो सकता है। तो h/λ, और ये हो जाएगा h/λ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी
मैक्सिमम आप इसको भी याद कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये न्यू नॉट जो है इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जो लैम्डा नॉट है इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। चलिए, मैंने चीज़ों को आपको समझा दिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, जरा इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया जाए। क्या बोला गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जिसका आंसर आपको याद रखना है। एनडीए 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूं। देखिए, कलेक्टर पोटेंशियल इज जनरली केप्ट पॉजिटिव टू कलेक्ट इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको क्या बोला? कलेक्टर पोटेंशियल क्या होता है? मेनली पॉजिटिव होता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो उनको वो क्या कर पाए? कलेक्ट कर पाए। इसके लिए इसको पॉजिटिव रखा जाता है। बट इफ़ वी कीप इट नेगेटिव, अगर हम इसे नेगेटिव रख दे तो क्या होगा? इट विल रिपेल इलेक्ट्रॉन। ये जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स उनको वो धक्का दे देगा, भगा देगा वहाँ से। एट सम पोटेंशियल ऑल इलेक्ट्रॉन विल गेट रिपेल। किसी एक पोटेंशियल पर सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? रिपेल हो जाएंगे। एट दिस पोटेंशियल फोटो करंट विल बी जीरो। तो इलेक्ट्रॉन अगर नहीं आए हैं, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो चुका है तो वहाँ पर जो फोटो करंट होगा वो भी क्या होगा? जीरो होगा। और उसको हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब वो पोटेंशियल जिसको लगाने के बाद आप एक भी इलेक्ट्रॉन को आने ना दो और करंट हो जाए जीरो, उस पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इफ़ वी कैन स्टॉप इलेक्ट्रॉन हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वी कैन स्टॉप एवरी अदर इलेक्ट्रॉन। अगर हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² से वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगा, तो अगर हम सबसे तेज़ वाले व्हीकल को रोक पाएंगे, अगर आप अपने हाथों से धक्का लगा के, तो आप बाकी जो भी धीरे धीरे चल रहे जो भी कार वगैरह आप उनको भी रोक पाओगे। ये सिंपल बात है। टू स्टॉप फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन हमें जो स्टॉपिंग पोटेंशियल देना होगा वो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो अब आप यहाँ से क्या समझ सकते हो? हम देखिए, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। हम क्या जानते हैं कि एच न्यू क्या होता था? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब आप क्या कर रहे हो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा के, ईवी लगा के आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को रोक दे रहे हो। तो मतलब ये दोनों इक्वल है। तो आप यहाँ से इसको रिप्लेस कर दो और क्या हो जाएगा? एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप करके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। अब आप इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखो। देखिए यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है। अब इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखो तो ये क्या बन के आएगा हमारा? सॉरी, आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में लिखो। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में लिखोगे आप, तो जो उसको अगर आप सब्जेक्ट बनाओ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ईवी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको हम लोग ऐसे करके लिखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू जो एच न्यू है इसको मैंने यहीं रहने दिया और ये इधर जाकर हो गया माइनस वर्क फंक्शन। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक फॉर्मूला निकल के आ गया हमारा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो ये मैंने आपको बताया स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी कॉन्सेप्ट। जो फॉर्मूला को मैंने बॉक्स किया आप उसको भी याद कर सकते हो, आप चाहो तो इसको भी याद कर सकते हो। और ये तो एक बातें हैं जो कि डेफिनेशन में छुपा हुआ था, मैंने आपको बताया। देखिए, आप किसी फॉर्मूले को याद करो, आपको एग्जाम में घुमा के दिया जाएगा क्वेश्चन, तो आपको फॉर्मूले को इधर से उधर करना आना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन आगे देखूंगा, इससे पहले मैं थोड़ी और बातें कर लूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन को भी देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली आपके क्वेश्चन ही आएंगे। थियरी तो बस आपको सीख के समझ के जाना है। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करेंट। जो फोटो करेंट होता है उसमें लाइट जो आने वाली लाइट होती है उसका इंटेंसिटी का क्या फ़र्क पड़ता है? द करेंट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन यूनिट टाइम। मतलब आप एक छोटे से क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं एक छोटे टाइम में, उसको हम क्या कहते हैं? करंट। अगर यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप आने वाली लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दो तो नंबर ऑफ़ फोटोन जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, और नंबर ऑफ़ फोटोन ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा इमिट होंगे, और अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इमिट ज़्यादा होंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा, फोटो करंट भी बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाओ तो फोटो करंट भी बढ़ जाएगा, अगर आप इंटेंसिटी को डिक्रीज़ करो तो फोटो करंट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि फोटो करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के साथ। इंटेंसिटी बढ़ने से फोटो करंट बढ़ता है, इंटेंसिटी डिक्रीज़ करने से फोटो करंट भी डिक्रीज़ हो जाता है। इंटेंसिटी हैज़ नो इफेक्ट ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकॉज इट डज नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी। और इंटेंसिटी कभी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल को अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर पाता है। बस ये नंबर ऑफ़ फोटोन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर पाता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर पाता है, इसलिए ये करंट को भी कंट्रोल कर पा रहा है।
चूँकि ये एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रॉन के वोल्ट को या फिर इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है उसे भी ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए आगे देखा जाए फोटोन क्या होता है। तब से मैं बातें कर रहा हूँ फोटोन फोटोन फोटोन। आगे का फोटोन होता क्या है? देखिए, फोटोन एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्ट है। नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का कोई अफेक्ट नहीं होता है। ये मासलेस होता है, इसकी कोई मास भी नहीं होती है। इवन इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है जो कि 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट फोटोन इतना छोटा होता है कि इसका कोई मास भी नहीं होता है। तो आप अगर इसका अगर कुछ होता है तो वो होती है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी। तो एनर्जी, फोटोन का एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पर एच है प्लैंक कांस्टेंट और न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फोटोन। अब हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी होता है हमारा फ्रीक्वेंसी होता है हमारा सी बाई लेमडा। सी इज स्पीड ऑफ लाइट एंड लेमडा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो यहाँ पर हम इस फ्रीक्वेंसी न्यू को रिप्लेस कर सकते हैं सी बाई लेमडा से। तो ये हमारा एनर्जी का एक दूसरा फॉर्मूला बन के आ जाता है। अब एक बात रखिए, हमेशा याद रखिए, मोमेंटम होता है हमेशा एनर्जी बाय स्पीड ऑफ लाइट। और एनर्जी अभी भी हमने क्या पढ़ा? एच न्यू। और यहाँ पर ये क्या है? सी है। तो ये भी हो सकता है। अच्छा, अभी हमने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा एच सी बाई लेमडा और यहाँ पर एक ऑलरेडी सी था। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले सी को काट देता हूँ। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आप देखो, एच बाई लेमडा। तो आप यहाँ पर मोमेंटम को कई तरह से दर्शा सकते हो। आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि मोमेंटम होता है हमारा एच बाई सी। और मैं यहाँ से दिखा दूँ, मोमेंटम हमारा एच बाई सी होता है, एच न्यू बाई सी होता है और एच बाई लेमडा भी हमारा मोमेंटम ही होता है, मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे फोटोन के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, क्योंकि यहाँ से NDSC में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको एक अच्छे लेवल पे पढ़ाया जा रहा है, अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, ताकि अगर आपसे एग्ज़ाम में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप उसको ईजिली टैकल कर पाओ और आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पाओ। क्या बोला गया? एनर्जी एंड मोमेंटम डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। आप देख ही पा रहे हो कि एनर्जी भी फ्रीक्वेंसी पे और वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ये लोग तो कांस्टेंट ही है। और मोमेंटम भी ये एनर्जी पे और फ्रीक्वेंसी पे और वेवलेंथ पे ही डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ही चेंज होगा, बाकी ये चीज़ों को चेंज करने से कुछ खास फर्क पड़ता हुआ हमें नहीं दिखेगा। व्हेन फोटोन कोलाइड्स विद अ पार्टिकल, टोटल मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व लाइक एनी अदर नॉर्मल कोलिजन। जैसे कि नॉर्मल कोलिजन होते हैं मैटर के, जिसमें टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो फोटोन के कोलिजन में भी कहीं ना कहीं टोटल मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व ही रहता है, कुछ लॉसेस देखने को या गेन देखने को नहीं मिलता है। अब हम समझते हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होता है। देखिए, डी वेवलेंथ क्या है? एवरीथिंग हैज़ ए वेव नेचर। डी ब्रॉय कहना है कि हर एक पार्टिकल का एक वेव नेचर होता है। देन दैट द इट्स वेवलेंथ, मतलब हर एक पार्टिकल का अपना एक वेवलेंथ भी होता है। तो हम क्या जानते हैं, आप हमेशा याद रखिए कि हमें क्या पता है, अभी हमने क्या देखा कि मोमेंटम इज इक्वल टू एच बाई लेमडा। तो लेमडा क्या हो जाएगा? एच बाई मोमेंटम। और मोमेंटम हम क्या जानते हैं? एच बाई मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला हमारा बन के आता है वेवलेंथ का, जो कि है प्लैंक कांस्टेंट बाई मास इंटू वेलोसिटी। अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिश्ता होता है। वो क्या रिश्ता होता है वो यहाँ पर दिखाया गया है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², या फिर आप काइनेटिक एनर्जी को कह सकते हो p²/2m। ठीक है, तो p क्या हो जाएगा हमारा? √2m काइनेटिक एनर्जी। तो अब आप यहाँ पर जो मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ दिख रहा होगा आपको कि ये जो है ये वाला पार्ट मोमेंटम है, ये वाला पार्ट मोमेंटम है, मास इंटू वेलोसिटी। तब आप इसको रिप्लेस करो तो क्या बन जाएगा? h इज इक्वल टू बन जाएगा h/√2m k, जो कि हमारा यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। ये देखिए, लेमडा इज इक्वल टू h/√2m k। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कहीं ना कहीं स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल होगी। यहाँ पर हमने पहले बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो आप यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी लिख सकते हो। और ये हमारा एक और फार्मूला बन गया। देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे फार्मूलेस बन चुके हैं। फार्मूलों को याद रखने के लिए आपको एक फार्मूला शीट बनाना होगा, वरना आप एग्जाम में भूल सकते हो। चलिए आगे बढ़ता हूँ और चीज़ों को और ज़्यादा आपको क्लियर करवाता हूँ। अब आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
जो कि मेनली केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, फिर भी यहाँ पर आ चुका है तो मैं आपको समझा देता हूँ। इसके बाद हमारे कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं रह जाएंगे। फिर हम लोग लास्ट लेक्चर हमारा जो कि सेमीकंडक्टर है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे और हमारा फिजिक्स का पूरा पूरा सिलेबस खत्म हो चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट कल से केमिस्ट्री की ओर आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और केमिस्ट्री का एक भी लेक्चर आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि हर दिन 5 PM पे और 9 PM पे 2 वीडियोस डेली की डेली आने ही है। चलिए बातों को और ज़्यादा गहराई में समझा जाए। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी मेजर एक्यूरेटली एंड साइमल्टेनियसली। हाइजेनबर्ग का कहना था कि किसी भी एक पार्टिकल का उसका पोजीशन और उसका मोमेंटम एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली आप उसको माप नहीं सकते हो। तो ये क्या बोला गया है कि चेंज इन पोजीशन इनटू चेंज इन मोमेंटम हमेशा ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा h/4 पाई का। ये स्टेटमेंट दिया गया था हाइजेनबर्ग के द्वारा कि चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम का मल्टीप्लिकेशन हमेशा ज़्यादा होगा या फिर इक्वल होगा h/4 पाई के बराबर होगा। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हमेशा h/4 पाई के से ज़्यादा होगा। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इस पर आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ भी यहाँ से चेंज नहीं किया जाता है। डिवीजन एंड जर्मन वेरीफाई द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेजरिंग द वेवलेंथ। और इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को भी इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर मेज़र किया, पता लगाया। कैसे पता लगाया, तो उसके वेवलेंथ को मेज़र करके पता लगाया। अब हम सोचते हैं कि आप कहीं कहीं पर एनर्जी का यूनिट जूल में देखते हो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैं मेज़र कर रहा हूँ, तब से बातें कर रहा हूँ। तो क्या रिश्ता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में? देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का, जो कि है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। ये क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। प्लैंक्स फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कि एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1240/λ, वे लेमडा इज इन नैनोमीटर। अगर आप लेमडा को नैनोमीटर में रखोगे तो आप ऐसे करके एनर्जी को निकाल सकते हो। और अगर आप लेमडा को रखोगे एंगस्टन में तो वो होगा 124/λ इन, आप इसको कहाँ रख सकते हो, एंगस्टन में रख सकते हो। चलिए अब क्या बोला गया है, टू कन्वर्ट टू मीटर, नैनोमीटर को मीटर में 10⁻⁻9 मीटर होता है 1 नैनोमीटर, और 10⁻⁻10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ पर मैंने चीज़ों को आपको समझा दिया है। क्या बोला गया है, लाइट की जो वेवलेंथ होती है मेनली इसके बीच में कहीं लाई करती है। लाइट ऑफ 620 नैनोमीटर, का किसी लाइट का वेवलेंथ है 620 नैनोमीटर, तो उसका एनर्जी क्या होगा, तो उसको हम लोग कैसे करते हैं 1240/620। आप इसको डिवाइड करोगे तो लगभग ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ जाएगा, जो कि यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया गया है। तो इसी के साथ मैंने आपको डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल को अच्छे से समझाया, वर्क फंक्शन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, सभी चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से समझा। अब हम लोग लास्ट लेक्चर में देखने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, और अगर आप हमसे ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर हमारे टीम से संपर्क करके हमसे ऑफलाइन में जुड़ जाइए और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करके एनडीए एग्ज़ाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।